नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं फटाफट खबरों की तरफ। पंजाब के मोहाली में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्राओं के एमएमएस लीक का मामला सुर्खियों में। इस मामले को लेकर देश में गुस्से का माहौल। इस एमएमएस कांड ने पूरे देश को हिला दिया। लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो को लेकर यूनिवर्सिटी में तनाव का माहौल पिछले 32 घंटों से बना हुआ है। मोहाली की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रात 2 से छात्र छात्राएं हंगामा कर रहे हैं। हंगामा होता है एमएमएस कांड को लेकर। आरोप है कि छात्रा ने हॉस्टल में रह रही लड़कियों का आपत्तिजनक वीडियो बनाया और उसे अपने पहचान वाले लड़के के पास भेजा। इस मामले में कई परतें भी खुलना शुरू हो गई हैं। आरोपी लड़की का एक वीडियो भी सामने आया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ईश्वर की इच्छा से 2012 में अस्तित्व में आई। जैसा कि बाल स्वरूप में श्री कृष्ण ने किया था, उसी तरह पार्टी भी भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे बड़े दानवों का वध कर रही है। केजरीवाल ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित आम आदमी पार्टी के पहले अधिवेशन में कहा कि पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012 को हुई थी। केजरीवाल ने कहा कि 2012 में अन्य राजनीतिक दलों ने संविधान का अपमान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। केजरीवाल ने आगे कहा कि तब तक ईश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ा और संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने के ठीक 63 वर्ष बाद 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई ताकि संविधान को बचाया जा सके। केजरीवाल के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का महिमा मंडन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आप वही पुराना नाटक कर रही है जो प्रत्येक चुनाव से पहले करती है। बीजेपी की यह टिप्पणी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा यह कहे जाने के कुछ घंटे बाद आई। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी गुजरात में हार के डर से आपको निशाना बना रही है। दिल्ली में आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले के आरोपों के बीच आपके एमसीडी के चुनाव इंचार्ज दुर्गेश पाठक को पूछताछ के लिए सम्मन किया गया। सूत्रों के मुताबिक दुर्गेश पाठक से शराब नीति से जुड़े मामले में पूछताछ की जाएगी। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि ईडी ने आम आदमी पार्टी के एक विधायक को सम्मन भेजा। एक ट्वीट में आप नेता ने सवाल किया कि केंद्रीय एजेंसियों का निशाना शराब नीति है या दिल्ली नगर निगम के चुनाव। एक ट्वीट में आप नेता ने कहा कि ईडी ने आपके एमसीडी के चुनाव इंचार्ज दुर्गेश पाठक को सम्मन किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। इस सत्र से पहले समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला, जिसे लखनऊ पुलिस ने रोक दिया। पुलिस का आरोप है कि सपा ने मार्च के दौरान रूट फॉलो नहीं किया। वहीं पुलिस द्वारा रोके जाने पर अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए। यूपी विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ। मार्च के दौरान अखिलेश यादव के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम भी दिखाई दिया, जिसके कुछ देर बाद ही विधायकों समेत अखिलेश यादव को लखनऊ पुलिस ने रोक दिया। पुलिस द्वारा मार्च को रोके जाने के बाद सपा प्रमुख वहीं रोड पर बैठ गए। इस दौरान लखनऊ पुलिस ने कहा कि समाजवादी पार्टी जिसने पैदल मार्च रूट का फॉलो नहीं किया, इसलिए उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा से नियमों के पालन की उम्मीद कपोल कल्पना है। आंदोलन के लिए उन्हें नियमानुसार अनुमति मांगनी चाहिए थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी दल और नेता को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कोई भी बुराई नहीं है। हर व्यक्ति का अधिकार है कि नियमानुसार अपनी बात को रखे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लोगों से संवाद कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने एक और फैसला लिया। भारत जोड़ो यात्रा को मिली चर्चा से उत्साहित कांग्रेस अब उन राज्यों में भी पैदल यात्रा की रणनीति बना रही है जो राहुल गांधी के रूट में नहीं पड़ते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 1 नवंबर से असम में 800 किलोमीटर और 31 अक्टूबर से उड़ीसा में 2300 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया। असम में धुबरी से सादिया तक पदयात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस के मुताबिक अभी अन्य राज्यों में भी ऐसी पदयात्रा की योजना बन रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 11वें दिन कहा कि सद्भावना के बिना कोई भी प्रगति संभव नहीं है।
राहुल गांधी ने ये बात वंदनम में पार्टी के 11वें दिन की यात्रा की समाप्ति पर कही। यात्रा के समापन के दौरान राहुल गांधी ने उपस्थित लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी देश को धार्मिक और भाषाई आधार पर विभाजित कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के करीब गिने चुने व्यवसायी अपने व्यवसाय पर एकाधिकार कर सकते हैं, बाकी को नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में सुनी लोगों की जन समस्याओं को सुना और उनका निपटारण भी किया। बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायत लेकर अड़े मार्ग पहुंचे। इस दौरान सहरसा के एक बुजुर्ग की शिकायत को जब नीतीश कुमार ने सुना तो वो भी चौंक गए। सहरसा से आए बुजुर्ग ने कहा कि वो रिटायर हो चुका है, अब तक उसको रिटायरमेंट नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार को उसने कई कागजात भी दिखाए। बुजुर्ग ने कहा कि वह बीमारी से जूझ रहा है, जब विभाग में जाता है तो उसे फुटकार कर भगा दिया जाता है। सारी चीजों को देखने सुनने के बाद नीतीश कुमार ने अधिकारी से कहा कि परिवहन विभाग को फोन लगाया जाए। परिवहन विभाग के अधिकारी से बात करते हुए नीतीश कुमार ने बुजुर्ग व्यक्ति की समस्या का तत्काल समाधान करने का निर्देश दिया। वहीं बिहार के मधेपुरा से आए एक शख्स ने नीतीश कुमार से अपने टोले में सड़क निर्माण की फरियाद रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को फोन कर कहा कि देखिए, इसको सब काम समय से निपटाना चाहिए। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार आज किया गया। इस दौरान दुनिया भर के अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रतिनिधि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम दर्शन करने के लिए रविवार को ही लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यह भीड़ आज और भी बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके अंतिम दर्शन के लिए 8 किलोमीटर से लंबी लाइन लगी हुई है। इसमें प्रति घंटा लगभग 4000 लोग रानी के आखिरी दर्शन कर रहे हैं। महारानी का पार्थिव शरीर अभी पार्लियामेंट के वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया है। आज उनके पार्थिव शरीर को यहां से हटाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में किया जाएगा और तय समय के मुताबिक उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। इंग्लैंड के लीस्टर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव की खबरें सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एशिया कप के 28 अगस्त के मुकाबले के बाद दोनों समुदाय के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। इसके बाद इलाके में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। यूके आधारित मीडिया के अनुसार बेलग्रेव में संघर्ष छिड़ गया, जिसके चलते अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीते शनिवार और रविवार को भी हिंसा की वारदातें देखी गई। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ट्वीट के जरिए बताया कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक शख्स को हिंसा करवाने की साजिश के शक में और दूसरे को धारदार हथियार रखने के संदेह में गिरफ्तार किया गया। आरोपी पुलिस हिरासत में रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो और रिपोर्ट्स प्रसारित हो रही हैं जिनमें पाकिस्तान आधारित गैंग ब्रिटेन के लीस्टर में तोड़फोड़ करती और हिंदुओं को आतंकित करती हुई देखी जा सकती है। शहर के पूर्वी हिस्से में हिंसा को अंजाम दिया गया। मानवाधिकार कार्यकर्ता रश्मि सामंत ने ट्वीट किया। ट्वीट कर कहा गया कि गैंग दंगा कर रही है और हिंदुओं पर हमले तेज कर दिए गए हैं। निर्दोष हिंदुओं को उनकी ही जमीन पर आतंकित किया जा रहा है। छुरा घोंपने की कोशिश भी की गई है। साल 2024 में देश का लोकसभा चुनाव होने वाला है और इस चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी कमर भी कस ली है। वहीं उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट फूलपुर को लेकर काफी गहमा गहमी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां से लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि फूलपुर के लोगों की भावना होगी कि सीएम नीतीश कुमार यहां से चुनाव लड़े। इस बात को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का नीतीश के यूपी चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि पहले यहां एक बार बिहार विधानसभा चुनाव जीत कर दिखाएं तो भारत सरकार इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार जरूर देगी। अश्विनी चौबे ने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं नीतीश कुमार, वो भी दिन में। इसके पहले शनिवार को बीजेपी के एक प्रवक्ता आरपी सिंह ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा। प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा था कि पहले तो ये तय करें कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को चाहती है या नहीं। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश को पूरी तरह से नकार दिया है।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि समग्र डाटा विश्लेषण और विभिन्न क्षेत्रों में गहन अध्ययन के बाद निर्णय लेने के लिए राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान स्थापित किया जाएगा। फडणवीस ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने आज नीति आयोग के मुख्य अधिकारी और अन्य अधिकारियों से भी मुलाकात की। यह प्रस्ताव दिया गया कि समग्र डाटा विश्लेषण और विभिन्न क्षेत्रों में गहन अध्ययन के बाद निर्णय लेने के लिए राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान को स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिंदे ने इस सुझाव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। कहा कि मुख्यमंत्री नीति आयोग के अधिकारियों के बीच बैठक के दौरान जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें संपत्तियों का मुद्रीकरण, केंद्रीय कृषि में तकनीक और वैकल्पिक ईंधन या ईवी नीति के लिए परिवहन, गैर पारंपरिक ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल आदि भी शामिल किए गए। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने खरी खोटी सुनाई। पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने मीडिया से बहुत कुछ कहा। कमलनाथ ने कहा कि अभी तो पूछ रहे थे कि कई लोग कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाना चाह रहे हैं। मैंने तो कहा कि बिल्कुल जाए, जिसको जाना है वो जा सकता है। पत्रकारों ने कमलनाथ से देश के विभिन्न भागों में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले नेताओं पर सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस नेता एवं पदाधिकारी एक चाहते हैं, अपना भविष्य सोचते हैं, बीजेपी से उनके अगर विचार मिलते हैं तो मेरी कार्ड के माध्यम से वो जा सकते हैं। कमलनाथ ने कहा कि मैं किसी की खुशामद में विश्वास नहीं करता हूं। उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस में काम कर रहे हैं वे पार्टी के प्रति निष्ठा से काम कर रहे हैं और पार्टी की ओर से उन पर कोई भी दबाव नहीं है। तो खबर फटाफट में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।